पीपीटी शो रहा है? Yes. इज इट विजिबल टू ऑल? Yes. कितने लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है? सर मैंने भी किया था। चलिए ठीक है, हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। बताइए, आंसर दीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में? द इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ। बोल रहे हैं कि इनिशिएटिव किसका है जिसके द्वारा हर साल देश के अंदर भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस को आयोजन किया जाता है हर साल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NAPSWI। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर प्रोफेशनल सोशल वर्कर की। ठीक है, इसको 2005 में बनाया गया था। इसके द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस। 2000 अभी जो 12वां ICWC 2024 का आयोजन किया गया, इसका थीम जो है, क्या थीम बताइए? विमेन एम्पावरमेंट एंड वेलबींग सोशल वर्क रेस्पॉन्स। ठीक है, ये थीम है, याद कर लेना, इन केस अगर एग्जाम में आता है तो पता रहना चाहिए। ये 12वीं इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस थी। 11वां जो हुआ था लास्ट ईयर, उसका थीम था लीव नो वन बिहाइंड। रिविजिटिंग पेडागोजी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। तो अभी करंट का याद करना, बस थोड़ा सा इसको आप पढ़ लेना तो याद रहेगा, दिमाग में रहेगा। सो दिस इज द सेकंड 12th ISW कांग्रेस विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय द NAPSWI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आसान क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस किए हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड में विलियम बेवरेज के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, उसका जिसको हम नाम जानते हैं बेवरेज रिपोर्ट, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है? 1942 में पब्लिश की गई थी रिपोर्ट ये बाय द विलियम बेवरेज कि ईको के किस प्रकार से हम एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं, और जो 5 बड़ी समस्याएं हैं उस टाइम पे यूके की, उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, एड्रेस करेंगे। 5 बिग जायंट। तो सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज, सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया बाज पब्लिश्ड बाई, किसके द्वारा पब्लिश किया गया? प्लानिंग कमीशन सर, ये आपने कई बार बताया, ये रट्टा मारा, ये याद है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था एंड रीपब्लिश बाई केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्ट वेलफेयर। ठीक है, उस टाइम पे सोशल वेलफेयर 1968 में। उसके बाद फिर 19 साल बाद दोबारा से पब्लिश किया गया इसका 1987 में, सेकंड एडिशन जो था, ये फर्स्ट एडिशन था। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वाज फाउंडेड इन, कहाँ पर? ऑफ कोर्स शिकागो तो होगा नहीं, बफेलो भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो USA में है और शुरुआत हुई थी UK के अंदर। तो आपका इंग्लैंड होगा सकता है आंसर। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1869 इंग्लैंड। और USA में कब स्टार्ट हुआ? बताइए। 1877। कहाँ पर? बफेलो, न्यूयॉर्क। तो ये अगर इनकेस एग्जाम में आता है USA में कब स्टार्ट हुआ, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ये गलत है, 1877। अदरवाइज अभी राइट आंसर है पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 5।
वैसे ही ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में भी, लेकिन इसके ऑप्शंस थोड़े अलग हैं। जीएच गुरु के द्वारा कास्ट सिस्टम को लेकर के जो सोशल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फीचर है, कौन सा फीचर नहीं है जो कि गुरु के द्वारा बोला गया। सेगमेंटल डिवीजन, प्रॉपर अकोमोडेशन, हिरार्की, लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। देखिए सेगमेंटल डिवीजन तो है ही, अगर हम देखें सोसाइटी को, दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट, सो द सेगमेंटल डिवीजन है। प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं है, ये फीचर नहीं है इसमें। तो जो अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम के अंदर, देयर इज रेस्ट्रिक्शंस सोशल मोबिलिटी में और इंट्रैक्शन में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस होता है, तो प्रॉपर अकोमोडेशन तो नहीं है। हिरार्की है, बिल्कुल है, कास्ट सिस्टम में क्लियर हिरार्की दिखाई देती है। एंड लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भी है जो है फिक्स्ड होता है कि जिस जाति का व्यक्ति होगा वो उसी जाति का जो ऑक्यूपेशन होगा, काम होगा, वही करेगा। मतलब कास्ट बेसिकली एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, सो दैट मीन्स देयर आर लिमिटेशंस इन द इंडिविजुअल चॉइसेस। तो राइट आंसर होगा हमारा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ लिखा है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यू दैट डिस्टिंग्विश अ ग्रुप फ्रॉम द लार्जर सोसाइटी इज नॉन एज। बड़ा समुदाय, बड़ी ग्रुप है, एक छोटा समूह है। अब बोले हैं कि क्या है, कौन सी नॉर्म्स एंड वैल्यू जो कि अलग करती हैं ग्रुप को, उसको क्या बोलते हैं। मल्टी कल्चर, सब कल्चर, पैट्रियार्की, पर्सनालिटी। एक बड़े समूह का छोटा हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं सब कल्चर, कि लार्जर कल्चर का हिस्सा होता है लेकिन उसके खुद के नॉर्म्स होते हैं, खुद की वैल्यूज़ होते हैं जो कि डिफरेंट है, होता है, डिस्टिंग्विश होता है डोमिनेंट कल्चर से, उसको बोलते हैं सब कल्चर, छोटा हिस्सा। ओके, तो आज के ज़माने में अगर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं तो ऑनलाइन में आपका जो गेमर है, ठीक है, गेमर एक सब कल्चर है। ऑनलाइन कम्युनिटी जो है एक सब कल्चर हो सकती है, एक बड़ी कम्युनिटी के छोटा हिस्सा, वो कि थोड़ा सा अलग है। लाइक दे हैव अ वेरी इंटरेस्ट इन गेमिंग, दे शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, ऑनलाइन कम्युनिटी होती है ना। इसी प्रकार से और भी कम्युनिटी हो सकती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सब कल्चर, कि बड़ी कम्युनिटी, बड़ी आपके कल्चर का छोटा हिस्सा, छोटा पार्ट, उसको बोलते हैं सब कल्चर, जो कि अलग होता है, जिसके नॉर्म्स एंड वैल्यू थोड़े डिफरेंट होते हैं। एंड सब कल्चर डिपेंड करता है कभी कभी एज के आधार पर, कि एक सिमिलर एज के लोग हो सकते हैं, या रेस के आधार पर, या कम्युनिटी के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर भी हो सकता है सब कल्चर, जो कि बड़े कल्चर का हिस्सा है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, बिकॉज दे शेयर समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, दैट कैन बी आर नॉर्म्स एंड वैल्यू एंड कल्चर, एनीथिंग, तो उसको बोलते हैं सब कल्चर। क्वेश्चन नंबर 7, रॉबर्ट मर्टन एक्सप्लेन सोशल फंक्शन एज। रॉबर्ट मार्टिन के द्वारा डिस्टिंग्विश किया गया है, दो प्रकार के सोशल फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं बहुत सारे, आपको बताने कौन सा होगा। एक तो है आपका प्रकट समारोह है, जिसको बोलते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन, दूसरा होता है लेटेंट फंक्शन, अव्यक्त कार्य, ठीक है। तो जो आपका मैनिफेस्ट फंक्शंस होता है, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका एक बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस होता है, नज़र भी आता है, वी कैन से दैट इज रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी सोशल फिनोमेना। एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका लेटेंट मतलब छुपा हुआ, जो कि जिसका जो रिजल्ट होता है, दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी सोशल फिनोमेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन से क्या होता है, अगर हम मैनिफेस्ट फंक्शन की बात करें तो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमको नॉलेज मिलता है जो दिख रहा है, स्किल डेवलपमेंट होता है जो कि दिख रहा है, और जो एक लेटेंट होता है, लेटेंट फंक्शन में क्या आ जाएगा कि हम अगर एजुकेशन प्राप्त करने कहीं जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो हम सोशलाइज होते हैं, जो कि अनरिकॉग्नाइज कॉन्सिक्वेंसेस है किसी फिनोमेना का, ठीक है। इसके अलावा
पर्सनल डेवलपमेंट होता है हमारा, सोशल मोबिलिटी होती है, नई जगह जा रहे होते हैं, तो ये सभी की सभी चीज़ें जो कि काइंड ऑफ लेटेंट फंक्शंस के अंदर आती हैं। इज इट क्लियर? जैसे टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का मैनिफेस्ट कंटेंट क्या होगा, मैनिफेस्ट फंक्शंस कि कम्युनिकेशन है, बहुत सारे टास्क हम ईजिली कर सकते हैं, कम समय में टेक्नोलॉजी कारगर साबित होती है। लेकिन जो लेटेंट अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सोशल आइसोलेशन भी होता है ना, क्योंकि आप एक जगह बैठ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल आइसोलेशन होता है जो कि दिखता नहीं है। जॉब डिस्प्लेसमेंट भी है, इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकता है, कई प्रकार के कारण हो सकते हैं जो कि दिखते नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मैनिफेस्ट फंक्शंस और लेटेंट फंक्शंस। तो इन्हीं के बारे में चर्चा की रॉबर्ट मैटन के द्वारा। क्लियर? सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सोशल मीडिया का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा कि हम लोगों से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, दुनिया भर में हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। और लेटेंट फंक्शन में हो जाएगा कि आप सोशल मीडिया में साइबर बुलिंग भी होती है ना, मिस इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है, तो उसका भी अलग एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि दिख नहीं रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है, बट वो लेटेंट फंक्शन के अंदर आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सर एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? लेटेंट मतलब छुपा हुआ, समथिंग विच इज नॉट लाइक, वो दिख नहीं रहा है आपको, इसलिए तो इसको मैंने बोला कि लेटेंट फंक्शन का मतलब होता है कि जो कि अनरिकग्नाइज्ड है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं नज़र आ रहा है लेकिन है। सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में होगा? हाँ, दोनों सेंस में हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अब सोशल मीडिया है तो उसका नेगेटिव सेंस में आपका लेटेंट फंक्शंस में हो जाएगा, जैसे कि बहुत सारे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं सोशल मीडिया से, बहुत सारा टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, साइबर बुलिंग है, कई प्रकार की प्राइवेसी इशू है, तो बहुत सारे इशू होते हैं सोशल मीडिया की, तो ये लेटेंट कंटेंट में आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस का एडमी पॉजिटिव और नेगेटिव, और मैनिफेस्ट भी आपका इसी प्रकार का होता है। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ यूज द टर्म प्राइमरी ग्रुप टू द स्मॉल एसोसिएशन ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय द टाइज, मतलब छोटा समूह जैसे कि रूरल एरिया में होता है। कम लोग होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बाय द टाइज एंड इमोशंस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, कॉन्सिवनेस होती है, एकजुटता ज़्यादा होती है समूह के अंदर, वो कूले के द्वारा बोला गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हुज मोटो वाज हेल्प विदाउट आर्म। हेल्प विदाउट आर्म का मतलब होता है कि हम किसी को मदद कर रहे होते हैं ना, तो हम पैसे दे देते हैं किसी को, या मटेरियल एड दे देते हैं, या मनी दे दिया, ये इस प्रकार का जो एड होता है वो गरीबों को हम दे रहे हैं तो कहलाता है आम, मदद करना, चैरिटी के फॉर्म में। तो ये बताते हैं कि ये किसके द्वारा बोला गया है कि जो हेल्प होनी चाहिए विदाउट आर्म, मतलब हुआ कि हम किसी बजाय किसी को डायरेक्टली हम उसको फाइनेंशियल या मटेरियल एड देते हैं, हमारा फोकस होना चाहिए कि उसको हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। ठीक है, कैसे उसको इंडिपेंडेंट बनाएं, ना कि डायरेक्टली उसको हम पैसे दे करके कुछ समय के लिए टेम्प्रेरी बेसिस के लिए उसकी समस्याओं को एड्रेस करें। तो हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, लोगों को स्किल्स देने चाहिए। ठीक है, चैरिटी का एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से लोगों को हम मौका देते हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं, सो दैट कि वो समस्याएं खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैनेजमेंट का है। ऑप्शन नंबर 2 राइट, सॉरी ऑक्टेविया हिल। ठीक है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ ग्रुप टू विच पीपल मे फील दैट दे बिलोंग इवन दे आर नॉट एक्चुअली मेंबर। बोल रहे हैं कि ग्रुप ऐसा लगता है लोगों को कि उसका हिस्सा है लेकिन उसका एक्चुअली हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ये ग्रुप आपका हो गया, एक दूसरा ग्रुप है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है कि रेफरेंस ग्रुप बेसिकली एक कंपैरिजन के लिए एक पॉइंट होता है, या थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल सभी एस्पिरेंट के लिए जिन जिन लोगों का ऑलरेडी नेट जेआरएफ हो चुका है, तो वो आपके लिए वो एक रेफरेंस ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, दो जो ऑलरेडी क्लियर दी जेआरएफ। सो एस्पिरेंट के लिए रेफरेंस ग्रुप होगा वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो वहाँ तक पहुँचना तो आपके लिए वो जो ग्रुप है वो आपका कहलाएगा रेफरेंस ग्रुप। मीन्स when people may inspire from that people, aspire from the group that is called reference group, क्योंकि वो ऑफिशियली उसका पार्ट नहीं है लेकिन दे टेंड टू बी बिकम द पार्ट, सो वो रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा। फोर्थ नहीं होगा, प्राइमरी ग्रुप अलग होता है। प्राइमरी ग्रुप में तो बिलोंग करते हैं ना, एक ही मेंबर होते हैं, एक ही ग्रुप का मेंबर हो सकते हैं। प्राइमरी ग्रुप में फैमिली आ जाएगा, तो फैमिली तो एग्जाम्पल होता है कि जहाँ पर बिलोंगनेस ज़्यादा होती है। यहाँ लिख रहा है नॉट एक्चुअली मेंबर होते हैं फैमिली के अंदर सभी लोग। क्लोज फ्रेंड है तो ये भी ग्रुप है, वो हमारा प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा जहाँ पर लोग कनेक्टेड हैं, बिलोंगनेस ज़्यादा है। सो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, डगलस के द्वारा यहाँ पर क्लासिफाइड किए गए हैं ग्रुप प्रोसेस को डिफरेंट कैटेगरी में। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी गई है, हम पूछ रहे हैं कौन सा कैटेगरी है। पहला है बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रोसेस, जहाँ पर फोकस होता है शुरुआती स्टेज जैसे कम्युनिकेशन, ठीक है, मोटिवेशन, ये हमारा आएगा बेसिक ग्रुप के अंदर। बेसिक ग्रुप का मतलब होता है जब ग्रुप बना होता है तो जहाँ पर शुरुआती स्टेज में लोग कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडिया को शेयर कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं, अपने रोल को डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें, फीडबैक लेना एक दूसरे को, वो हमारा कहलाता है बेसिक प्रोसेस, ठीक है। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली होता है ऑर्गेनाइजेशनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर। जैसे ग्रुप है तो ग्रुप की डायनामिक्स किस प्रकार की है, ग्रुप का साइज कितना है, ठीक है, फिजिकल सेटिंग्स किस प्रकार की हैं, लीडर्स कौन है, ये सभी आपके आते हैं स्ट्रक्चरल। मतलब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी आ जाएंगी। ग्रुप मीटिंग इसमें आ जाएंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल्स वगैरह, बड़ा ग्रुप है तो प्रोटोकॉल्स फॉलो करना, पावर, ये सभी आपका आएगा स्ट्रक्चर प्रोसेस के अंदर। तीसरा है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव जैसे नाम से पता चल रहा है जिसमें गतिशीलता हो, जहाँ पर फोकस हमारा क्या होगा कि जो कोई प्रोजेक्ट है या कुछ भी है तो उसके जो गोल हैं उनको अचीव करना, ठीक है, लोगों से मिलना, आउटरीच करना, फंड रेज करना, जो कि पूरे ग्रुप को चलाता है लोकोमोटिव प्रोसेस। वर्क, ऑल द वर्क दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लोकोमोटिव फंक्शन। गोल सेटिंग करना, ठीक है, प्लानिंग करना, ये सभी आएंगे। लास्ट आता है मोलर। मोलर का मतलब क्या है? एक ओवरऑल पैटर्न, या कलेक्टिव एक्शन बोल सकते हैं, सिंपल, कि जो प्रोजेक्ट का गोल है उसको लेकर के किस प्रकार से पूरा ग्रुप कंबाइन होकर के एफर्ट करता है उसको अचीव करने के लिए, वो सब आता है आपका मोलर प्रोसेस के अंदर। क्लियर? बोलिए। देखो ये हाँ, ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कम से कम 4-5 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो पता रहना चाहिए कि डगलस के द्वारा ग्रुप प्रोसेस को क्लासिफाइड किया गया था 4 कैटेगरी के अंदर: बेसिक प्रोसेस, स्ट्रक्चर प्रोसेस, लोकोमोटिव प्रोसेस और मोलर प्रोसेस। मोलर का मतलब ये होता है कि कैसे कोई ग्रुप फंक्शन करता है, ग्रुप फंक्शन किस प्रकार से हो रही है एज ए होल, पूरा ग्रुप किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, गतिशीलता को दिखा कि आगे वाला पार्ट होता है मोरल। ओवरऑल पैटर्न ऑफ ग्रुप बिहेवियर, एक ग्रुप होगा उसका बिहेवियर होगा, ग्रुप डायनामिक्स होगी, तो उसका ओवरऑल पैटर्न को दिखाता है मोलर। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर दीजिए। आसान क्वेश्चन है, हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं। शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने, पीजी। एस का मतलब हो गया आपका स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच, पी का मतलब हो गया प्रोसेस अप्रोच, जी का मतलब हो गया जनरल कंटेंट अप्रोच। दिया गया था
MG रॉस के द्वारा। ठीक है, तो इनर रिसोर्स अप्रोच इसमें नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें तो डाउट नहीं, तीनों में स्पेसिफिक जनरल प्रोसेस। Question number 13. The principle of social action proposed in the text social work and social action are derived from the methodology used by सोशल एक्शन मूवमेंट। बहुत सारे हैं इसमें, कुछ प्रिंसिपल्स हैं सोशल एक्शन के जो कि प्रपोज किए गए हैं इसमें, और जो कि किसकी जो आइडियोलॉजी है उससे आधारित हैं या इंस्पायर हैं, किस फिलॉसफी, दैट इज़ अ गांधीयन फिलॉसफी। ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट होगा। किसके द्वारा दिए गए थे? एनीवन? किसी को याद हो बताओ, मैंने डिस्कस किया था ये यूनिट 4 में। सिद्दगी के द्वारा दिए गए थे, जिसको हम सर्वोदय स्ट्रैटेजी बोलते हैं, सर्वोदय सोशल एक्शन बोलते हैं, जो कि आधारित है गांधीयन फिलॉसफी पर। ठीक है, और भी था एक गैब्रियल ब्रूटो के द्वारा दिए गए थे, वो भी गांधीयन मॉडल पर आधारित था। मोबिलाइजेशन पे आधारित था, मोबिलाइज कैसे करना होता है सोशल एक्शन में। कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए दोनों में, पर देख लेना ये दोनों की दोनों गांधीयन बेस्ड प्रिंसिपल पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14। Who among the following is not close to the conflict perspective of the community work? conflict perspective का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? क्या आंसर होगा 14 का, सी या डी? या देखो पैसे दो नाम को आपको पता होगा, सोलोंस्की तो करेक्ट होगा, पॉलो फेरेरी। अब देखिए बी और डी में क्या हो सकता है। पॉलो फेरेरी तो ब्राज़ीलियन एजुकेटर थे, जिसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि इनका जो फोकस था क्रिटिकल पैडागोजी पर। ठीक है, कि हम कैसे लोगों को अवेयर करेंगे, एजुकेट करके, सिखा करके, पढ़ा करके कैसे उनको अवेयर कर सकते हैं। किसके बारे में? रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स, कि जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी के अंदर, जो पावर स्ट्रगल है, जो डिस्पैरिटी है सोसाइटी, जो इनइक्वालिटी है विद इन दी सोसाइटी, तो उस प्रॉब्लम के बारे में लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, तभी वो इकट्ठे होकर के आएंगे, तभी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। तो क्रिटिकल पैडागोजी की बात की उन्होंने, प्रैक्टिस की। सोलंस्की का मॉडल जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंट्रोवर्शियल मेथड, कि किस प्रकार से हम पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तभी सोशल चेंज आएगा, सामाजिक बदलाव आएगा। एक और ऑप्शन हो सकता है इसमें, क्या आंसर हो सकता है? बी, ये वाला बी में ले ली। इनका जो पर्सपेक्टिव है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड पर्सपेक्टिव है, दैट इज फोकस ऑन द ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन, कि कम्युनिटी को एम्पावर करना, जो यहाँ पर चर्चा की इन्होंने क्रिटिकल पैडागोजी के अंदर, कि हम कम्युनिटी को कैसे थ्रू दी कॉन्सेंट्रेशन मॉडल उनको अवेयर कैसे कर सकते हैं, जागरूक कैसे कर सकते हैं। सो दैट फोकस ऑन द एम्पावरिंग द कम्युनिटी थ्रू दी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन। तो ये थोड़ा थोड़ा क्लोज है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के, एम.जी. रॉस नहीं है, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं। ओके, जो भी इश्यूज हैं, दैट कुड बी ऑप्रेशन, इनइक्वालिटी, social injustice, so that can be addressed through the when we empower the community। ये बी मुलेले के द्वारा बोला गया, when we empower the community through the transformation process, बदलाव के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी सोशल मूवमेंट है, कोई आंदोलन होता है, लोगों के द्वारा किए जाते हैं, तो क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि हम ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर सकें, उसको लेजिटिमाइट करा पाएँ। किससे? विद द कम्युनिटी, विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर, जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, पुलिस है, बाकी कोई भी अदर स्टेक होल्डर हो सकते हैं, डिफरेंट एजेंसीज़ हैं। ओके, तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग करना, लेजिटिमेसी प्राप्त कर पाना किसी भी मूवमेंट के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिकली किसी सोशल मूवमेंट के माध्यम से हम यह बोल सकते हैं क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग का मतलब हो रहा है यहाँ पर कि हम किसी भी सोशल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम ये बता पाते हैं कम्युनिटी को या डिफरेंट स्टेक होल्डर को कि जो उद्देश्य है सोशल मूवमेंट का वो सही है, सही पर्पज़ के लिए है, सही उद्देश्य के लिए है, ओके, उसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। पहला लिखा है कि गेस्चर ऑफ गुडविल टुवार्ड्स ओपोनेंट। इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं काइंड ऑफ विलिंगनेस टू कोऑपरेट करना या कॉमन ग्राउंड पर होकर के बातचीत करना या बहुत ही सिंसियर तरीके से अपनी बात रखना, डेमोन्स्ट्रेट करना कि हम बदलाव जो चाह रहे हैं, जिस प्रकार का सोशल मूवमेंट कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा, तो एक गुडविल गेस्चर प्रेजेंट करना। एग्जाम्पल सेटिंग का मतलब होता है कि जो मूवमेंट है हमारा बहुत ही एथिकल है, सही है, ठीक है, कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए है, कम्युनिटी के उत्थान के लिए है, ट्रांसपेरेंट होगा किसी प्रकार का, ये हमारा कहलाएगा एग्जाम्पल सेट करना। सिलेक्शन ऑफ टिपिकल अर्जेंसी फेल्ट, मतलब जो भी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं उस पर हमारा फोकस होगा। सोशल मूवमेंट का जो पर्पज़ है वो एक पॉजिटिव बदलाव के लिए है। बदलाव किसके लिए? कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, जो प्राइमरी कंसर्न होंगे, जो अर्जेंट नीड होगी, उस पर हम फोकस करेंगे। ओके, तो ये तीनों आपके करेक्ट हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं कौन सा नहीं है, तो ये मार्क कर सकते हो पॉलिटिकल सपोर्ट। देखिए पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर होते हैं, उनका सपोर्ट चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग, तो इसको आप हटा सकते हो। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 ये हम लोग डिस्कस किए थे। एंड इन इंस्ट्रूमेंट्स विद द मल्टी आइटम स्केल द टेंडेंसी ऑफ रेस्पोंडेंट टू चूज द सेम रेटिंग विदाउट डिफरेंशिएटिंग रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज। ये सब हम सभी लोग इस प्रकार का रेटिंग करते हैं कि कभी कभी जो है किसी भी फिनोमेना को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपको रेटिंग करना होता है ना, तो अगर आपका उसको लेकर के पॉजिटिव परसेप्शन बना हुआ है दिमाग के अंदर, तो फिर जितने भी पॉइंट होंगे, अगर सभी मान लीजिए 5 पॉइंट पे आपको रेटिंग करना है, तो अगर यू हैव ऑलरेडी पॉजिटिव परसेप्शन अबाउट द पर्टिकुलर थिंग, जैसे मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं आप, ओके, अगर वहाँ का जो है टेस्ट अच्छा है खाने का, तो बाकी के जो इन्होंने पॉइंट डाल रखे होंगे, जैसे कि डाइनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, एम्बियंस कैसा है उस होटल का, ठीक है, इस प्रकार के और भी आपके हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन किस प्रकार का है, वहाँ के स्टाफ का बर्ताव कैसा रहा है। तो अगर खाना आपको अच्छा लगा होगा तो आप बाकी सभी पे आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक पॉजिटिव परसेप्शन बना हुआ है चीज़ों को लेकर के, तो बाकी के सभी पॉइंट पर आप पॉजिटिवली मार्क करने वाले हैं। तो ये लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट विद द मल्टी आइटम स्केल द टेंडेंसी ऑफ रेस्पोंडेंट, कोई भी इंडिविजुअल, टू चूज द सेम रेटिंग विदाउट डिफरेंशिएटिंग रिस्पॉन्सेस, इसका मतलब होता है हेलो इफेक्ट। क्लियर? बोलिए। क्लियर सर। हाँ, बीच में बोलते रहिए, पता चला मुझे क्लास में कोई है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। ये आपका यूनिट 5 से क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव मेथड फॉर गैदरिंग डेटा दैट इन्वॉल्व डेवलपिंग अ सर्टेन रिलेशन विद पीपल व्हाइल दे गो अबाउट टू द नॉर्मल एक्टिविटी। पढ़िए।
देखिए किसी ने आंसर दिया है एफजीडी। एफजीडी का मतलब फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, लेकिन वो नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं होता ना। जब आप कहीं पर स्टडी करने जा रहे हैं और जैसे मान लीजिए किसी विलेज के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ के सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक कल्चर की, ठीक है। तो अगर वहाँ के जो नॉर्मल सेटिंग होंगी, नॉर्मल एक्टिविटी होंगी, जैसे कोई गैदरिंग हो रही है तो आप उसका हिस्सा बने हैं, आप वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों को, तो एफजीडी नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ लिखा है कि दे गो अबाउट देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिलेशन विद द पीपल वाइल दे आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज। जैसे वो लोग कर रहे हो, जो कुछ कर रहे होते हैं नॉर्मल सेटिंग में, आप वहाँ जा करके अब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो फिनोमेना को बोलते हैं पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एफजीडी नहीं बोलते हैं। एफजीडी का मतलब होता है किसी टॉपिक पर, किसी फिनोमेना पर जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं लोगों से, जैसे मान लीजिए 6 से लेकर 10 लोगों का एक समूह होता है और आप एज ए मॉडरेटर बीच में बैठ करके लोगों से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट परसेप्शन आप गैदर कर रहे होते हैं, लोगों से बोल रहे होते हैं कि आप इंटरेक्ट करिए, डिस्कशन करिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव वहाँ से डेवलप होंगे, वो हमारा कहलाता है एफजीडी, ठीक है। लेकिन राइट आंसर हमारा होगा पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन में आंसर बी था। कौन सी क्वेश्चन में? Sir, please explain once again. See, I am talking about the question number this one, participation observation. ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, ओके, जहाँ पर एक रिसर्चर, कोई भी इंडिविजुअल सोशल वर्कर जो है उस इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करता है या उस इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है या इंटरेक्ट हो रहा होता है लोगों से, जहाँ पर डिफरेंट नॉर्मल एक्टिविटी चल रही होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मेला लगा है कहीं पर, ठीक है, किसी विलेज के अंदर कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, तो अगर आप वहाँ स्टडी करने जाते हैं और वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर देखते हैं लोगों को, समझ रहे होते हैं उनके कल्चर को, उनके हाव भाव को, उनके तौर तरीके को, उनकी लाइफस्टाइल को, सब कुछ किस प्रकार से सब हो रहा है, वो हमारा कहलाता है पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जो नेचुरल सेटिंग्स होती हैं उसमें बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी को अफेक्ट किए, बिना किसी बताए, तो हमारा जनरली उसको हम पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। ओके सर। 2022, ये 2022 का ही तो क्वेश्चन पेपर है। ओके, एफजीडी अलग होता है। एफजीडी का मतलब है कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल 6 से लेकर 10 लोग इकट्ठा साथ में बैठ करके डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक पर। आपने किसी को कोई टॉपिक दे दिया कि अच्छा आप बताइए विलेज के अंदर हेल्थ को लेकर के क्या क्या कंसर्न है या किस प्रकार की फैसिलिटी है, तो 10 लोग बैठेंगे तो बातचीत करेंगे, वो अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताएंगे, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सुविधा है, तो वो हमारा एफजीडी में आता है, जहाँ से हम डिफरेंट डेटा को गैदर कर रहे होते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट लोगों के। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, in order to receive the financial grants from the foreign sources, a voluntary organization need to be registered under which act? FCRA सर। देखिए FCRA यहाँ पर 2010 लिखा है, इससे पहले शुरुआत FCRA की हुई थी हमारा कब, इमरजेंसी के टाइम पे 1976 में, ठीक है। जब तो क्योंकि उस टाइम पे ऐसा गवर्नमेंट को लगा कि शायद देश के जो आंतरिक अफेयर्स हैं उसमें किसी प्रकार का बाहरी इंटरफेरेंस ना हो, तो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है दूसरी कंट्री के द्वारा कि किस प्रकार से समाज के अंदर जो है अस्थिरता लाई जाए, ठीक है, कन्फ्लिक्ट क्लियर किया जाए। तो उस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट को लाया गया कि जो फाइनेंशियल एड दी जाती है, बाहर से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, वो किसी प्रकार से देश की जो आंतरिक अफेयर्स हैं उसमें किसी प्रकार से इंटरफेयर ना करे, तो FCRA को लाया गया 1976 में। उसके बाद फिर FCRA अमेंडेड हुआ 2010 में, ठीक है। उसके बाद अभी फिर अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, जहाँ पर जो लिमिट थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, पहले 50% था, उसको घटा करके 20% कम कर दिया गया है। तो शी बी विल बी राइट आंसर। क्लियर? इसको लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था, लास्ट वाले क्लास में हम डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, द गोल ऑफ इट, पढ़िए आप लोग, पढ़िए, आंसर दीजिए।
द गोल इज़ टू एलिसिट हाउ पार्टिसिपेंट फील अबाउट द टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में जो पार्टिसिपेंट हैं वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, एंड आल्सो टू आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग इट, कि जो टॉपिक है जिस पे चर्चा हो रही है, जो पार्टिसिपेंट चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्टेन्ड ग्रुप कंसेंसस, उसको हम क्या बोलते हैं, जो मैंने अभी बात किया था, दैट इज़ अ ग्रुप डिस्कशन, सॉरी एब्जी, हाँ, फोकस ग्रुप। ठीक है, फोकस ग्रुप का मतलब है कि हमारा एक क्वालिटेटिव अप्रोच होती है जहाँ पर एक छोटा ग्रुप होता है जहाँ पर 6 से लेकर 10 व्यक्ति हो सकते हैं और वो साथ में मिल करके किसी टॉपिक पर, किसी इशू पर डिस्कशन करते हैं इन अ वेरी गाइडेड डिस्कशन। जैसे कि एक कोई मॉडरेटर हो सकता है, एक रिसर्चर हो सकता है या सोशल वर्कर हो सकता है, वो गाइड करेगा और बाकी के सभी जो पार्टिसिपेंट होंगे वो चर्चा करेंगे किसी पर्टिकुलर इशू पर, किसी मुद्दे पर। ठीक है, इस प्रकार से 10 लोग बैठे होंगे, 10 से 4, उसको बोलते हैं हम लोग फोकस ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट? मिनिमम नंबर पूछ रहे हैं, तो इस एक्ट के अंदर कम से कम एनी 7 और मोर, 7 से या 7 से ज़्यादा जो है, जो कि एसोसिएटेड है किसी प्रकार के पर्पज़ के लिए, जैसे कि साइंटिफिक है, चैरिटेबल वर्क है, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए अगर बना रहे होते हैं संस्था, तो होता है ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, अंडर दिस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और 1860, ओके। हाँ सर। अगर मान लीजिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत अगर बनाया जाएगा तो कितने लोग चाहिए? जी सर। दो चाहिए, 2 ट्रस्टी जिसको बोलते हैं हम। और अगर कंपनी एक्ट के अंतर्गत बनेगा तो सेक्शन 8 कंपनी, सेवन और टू। 7 और 2। 5 सर। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग देखना कितने चाहिए होते हैं। डायरेक्टर और स्टेक शेयर होल्डर कितने चाहिए, ये आप लोग का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द PUSDCURB? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन नंबर सी, लीथर गुलिक। ये जो डिफरेंट फंक्शंस हैं इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। पी का मतलब क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन से एक्ट के अंतर्गत हम कंपनी अगर फॉर्म करते हैं किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आर्ट है, साइंस है या कुछ कॉमर्स, इस प्रकार के शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए या पॉवर्टी खत्म करने के लिए या अदर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं चैरिटेबल वर्क के लिए, तो किस एक्ट के अंतर्गत रहता है वो? ऑप्शन नंबर सी, कंपनी एक्ट ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडियाज़ रैंक, बताइए क्या लिख रहा है कि 2021-22 में, 2020 और 21 में कितनी थी? 132। क्या लिख रहा है कि इन दी लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR इंडियाज़ रैंक 132 एंड 30, दिस मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वैल्यू हैज रजिस्टर्ड इन कंपेरिजन टू द HDR 19। अच्छा, 2019 में बोल रहा है कितना है, पता होना चाहिए, फिर आपको ये बताना है कि डिक्लाइन हुआ कि बढ़ा है। तो 2019 में कितना था? हम्म, 131। तो एक जो है
कम हो गया क्योंकि पहले अच्छी रैंक थी 131 थी और 131 तो ज़्यादा होती है ना, तो एक गिर गई है, तो मिनिमम डिक्लाइन। क्लियर? ये समझ में आता है रैंक ऊपर नीचे कैसे होता है। अगर बढ़ रहा है तो मतलब कम हो रहा है, नंबर्स बढ़ेंगे तो रैंकिंग कम होती है। ठीक है, अभी कितना है प्रेजेंट टाइम में? 23-24 134। ठीक है, करंट का एग्ज़ाम में आ सकता है, याद रखना चाहिए। सर शार्प डिक्लाइन किस उसमें होगा? मिनिमम तो एक गिरा है, इसलिए शार्प डिक्लाइन सर का मतलब हो क्या सकता है कि ज़्यादा गिर जाए तो वो साथ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 132 से 140 हो जाए, है ना। सर मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा या तीव्र, जैसे हिंदी में सही लिखा है यहाँ पर। सर 2021 में 132 था, इसके बाद 23-34 में 134 हुआ, तो ये मिनिमल लिख के रहेगा वो डिपेंड करेगा। शार्प? देखो वैसे तो कम ही है, अब डिपेंड करेगा ऑप्शंस क्या दिए हैं। जैसे कि चूंकि यहाँ पर एक ही गिरा हुआ है ना, एक ही रैंक गिरी है और ऑप्शन इन्होंने ऐसे दे दिए हैं, तो आपको पता चल रहा है कि मिनिमम है, मिनिमल है, शार्प नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन इन्होंने इसमें इसी प्रकार के दिए हैं तो आप इसको अगेन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गिरा नहीं, 2-3 ही गिरा हुआ है। लेकिन ऐसे ऑप्शन देंगे नहीं, वो इसलिए उन्होंने कम ये मिनिमल डिक्लाइन दिया था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक ही रैंक गिरी हुई थी, उसी के बेसिस पर उन्होंने ऐसे ऑप्शन बनाए। ठीक है, ज़्यादा गैप होगा तो ऐसे ऑप्शन बनाएंगे नहीं वो। ओके, ठीक है। एसडीआई को लेकर के मैंने बताया हुआ था कितने डायमेंशन से कितने इंडिकेटर हैं, बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हेल्थ, एजुकेशन और 3 डायमेंशंस 4 इंडिकेटर। लिविंग स्टैंडर्ड, ये आपके हो गया डायमेंशंस। इंडिकेटर हो गए 4 सूचकांक जिसको बोलते हैं, जिसके आधार पर हम असेस करते हैं या मेजर कर रहे होते हैं किसी भी देश के ये डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं? लिविंग स्टैंडर्ड का आपका हो जाएगा जीएनआई पर कैपिटा। एजुकेशन के लिए 2 हैं, एक एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। और लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का एक है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस किए थे, मैंने लिख दिए दोबारा ताकि याद रहे बस। क्वेश्चन नंबर 24, आसान क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दीजिए। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आंसर दीजिए जल्दी। सी सर। कब बनाया गया बताइए? फिफ्टीन सर। बड़ा टाइम लग रहा है आप लोगों को यार, इतने बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल ऑफ सोशल पॉलिसी, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दीजिए। इसमें बताया गया था कि जो इंडिविजुअल की नीड है दैट कैन बी फुलफिल बाई थ्रू 2 चैनल, फैमिली और प्राइवेट मार्केट। अगर ये दोनों ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ अ वेलफेयर मॉडल, रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल। पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, RM टिटमस। क्वेश्चन नंबर 26, नरेगा MG नरेगा एक्ट गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू दोज, किसके लिए? छब्बीस का आंसर दीजिए। हु आर विलिंग टू वर्क एज ए लेबर, नहीं। बी। बी। हु आर अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिजाइडिंग इन द रूरल एरिया, नहीं, ये भी गलत है। अरे भैया जी, ये जो नरेगा लाया गया था, ये लाया गया था उनके लिए जो अनस्किल्ड लेबर है, जिनके पास स्किल नहीं है। ऐसे अगर पहला वाला ऑप्शन होगा तो हु इज विलिंग टू वर्क एज ए लेबर, कोई भी काम कर सकता है ना, तो उसके लिए नहीं है, केवल उनके लिए है जो लोग अनस्किल्ड लेबर है। ठीक है, उनके लिए लाया गया था ये, सी होगा।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं गांव के अंदर, ठीक है, वो एग्रीकल्चर वर्क कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप को रोज़गार नहीं समझते हैं उसको, तो फिर वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन उन सबको नहीं दिया जाता है इसका कार्ड। जो नरेगा कार्ड मिलता है उन्हीं को मिलता है जो कि अनस्किल्ड लेबर है, स्पेशली जो लेबर वर्क कर रहे होते हैं ऑलरेडी, उन्हीं को जनरली नरेगा में लेते हैं वो लोग गाँव में। और ऑलरेडी इसमें तो मतलब फर्जीवाड़ा भी चलता है। जो बेसिकली गांव के प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, वो कहीं भी नाम ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से, तो एक अलग इशू है। लेकिन स्पेशली ये आपका अनस्किल्ड लेबर के लिए होता है, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 27। एक रिपोर्ट में पाया गया था कि जो सरपंच हैं उन्होंने अपने फैमिली के 15 लोगों के नाम डाल रखे हैं नरेगा में। डेली खुद अटेंडेंस मार्क कर देते हैं, और जो पैसा आता था इन्हीं को आता था डायरेक्ट। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर क्या किया कि जो है फिंगरप्रिंट के माध्यम से अटेंडेंस लगाना शुरू करवाया है नरेगा के अंदर। और स्पेशली लोकेशन पे जाए, जहाँ पर काम हो रहा है उसी लोकेशन पे आपको जियोमेट्रिक जो आपका फ़ोटो के माध्यम से होता है ना, वो अटेंडेंस शुरू किया। फिर भी उसके भी कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द 5 ईयर्स प्लान द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि जो बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, फूड, क्लोथिंग, रहने के लिए घर, शेल्टर, जो पुअरेस्ट पीपल हैं, गरीब लोग हैं हमारे समाज के, तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 5th फरवरी प्लान के अंदर, ठीक है, 1974 से 1979 पहला वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28। द रिपोर्ट स्टेट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय। यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कंप्रेसिव एनालिसिस होता है बच्चों को लेकर के, हमारे देश के अंदर बच्चों की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, द सिचुएशन ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे एरिया हो गया, आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, और कई मुद्दे होते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं, उनको लेकर के यूनिसेफ के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। तो फर्स्ट विल बी राइट आंसर, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 29। ग्रीन सोशल वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ग्रीन सोशल वर्क का मतलब क्या है? ये जो स्कोप है सोशल वर्क का इन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, और इससे जो भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको लेकर के काम करना। सो द सोशल वर्क प्रैक्टिस दैट involved like in response to the environment or the climate change or other issues. Option number B will be right answer, ठीक है। तो वहाँ पर सोशल ग्रुप ग्रीन सोशल वर्क काम करता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जो भी हमारे वातावरण को लेकर के जो इशू है, एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो वहाँ पर इंटरवेंशन किया जाता है ग्रीन सोशल वर्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30। मिशन शक्ति, उज्ज्वला, निर्भया फंड, वन स्टॉप सेंटर। उज्ज्वला स्कीम, बिल्कुल। कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इस स्कीम को लाया गया था कि किस प्रकार से हम प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू। ओके, तो सेकंड वाला करेक्ट होगा, उज्ज्वला स्कीम। किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2007 में, ठीक है। क्लियर है सभी को? बोलिए। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 31।
पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए, आंसर दीजिए। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिजिन एंड मीन्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किस प्रकार से कोई डिजीज़ है जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कैसे फैल रही है, ठीक है, किस टाइम में, टाइम देखा जाता है इसमें, जगह देखी जाती है, प्लेस कौन सा है, ठीक है। इस पर जैसे मान ली कोई डिजीज़ स्प्रेड हुई थी, देखा जाता है किस टाइम पे, स्पेशली किस सीज़न में ज़्यादा ये जो डिजीज़ फैल रही है, किस जगह पर, किस लोकेशन पर, जोग्राफिकल लोकेशन देखा जाता है, और किस प्रकार के लोग में जो है इस प्रकार की बीमारी फैल रही है। कोई भी डिजीज़ हो सकती है, देखा जाता है, एज वाइज देखा जाता है। ऐसा तो नहीं बूढ़े लोग हैं केवल या बच्चे हैं, जेंडर बेस पे देखते हैं, ऑक्यूपेशन के आधार पर भी देख सकते हैं। तो पूरी जो स्टडी होती है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई डिजीज़ है उसको लेकर के टाइम, प्लेस एंड पर्सन, एवरीथिंग जो कि कवर किया जाता है किसी भी डिजीज़ या किसी भी हेल्थ कंडीशन को लेकर के। द स्टडी दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी। एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मतलब क्या है कि वो सभी फैक्टर्स जिसकी वजह से कोई बीमारी फैल रही होती है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं वो सब देखना होता है इसमें। तो कहलाएगा आपका पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 32, मुदलेर समिति 1962, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी कमेटी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कमेटी और टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म कमेटी। क्या आंसर होगा? ये होगा, बी होगा। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कमेटी किस नाम से जानी जाती है? नरसिम्हन कमेटी 1991 में आई। टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म कमेटी केलकर कमेटी। दो बचे यहाँ पर, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी कमेटी। कौन सा होगा बताइए? बी होगा। ए क्यों नहीं होगा? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किस नाम से जानते हैं हम? इज इट नॉट मदलेर कमेटी? देखो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मदलेर कमेटी के नाम से दो कमेटी है। एक तो आपका 1962 की है, एक आपकी 1952 की है, ठीक है। 1962 में जो कमेटी गठित की गई थी, ठीक है, जिसको पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ठीक है। इसका काम था कि देश में जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको असेस करना, उसकी कंडीशन कैसी है, क्या स्थिति है प्रेजेंट टाइम पे, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देना इस कमेटी का काम था, ठीक है। और इसके जो हेड थे, चूँकि जो हेड होते हैं उन्हीं के नाम से कमेटी रहती है, डॉक्टर एस मुदलियार, ठीक है। और जो 1952 की कमेटी थी जिसको हम बोल रहे हैं यूजीसी कमेटी, इसके जो हेड थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ये आपका एजुकेशन को लेकर कमेटी बनाई गई थी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं 1962 वाला, तो आपको पहला वाला मार्क करना है। देख लीजिए एक बार। दोनों कमेटी एक ही नाम से हैं, चूँकि सरनेम अलग अलग, मतलब नाम पूरा अलग है, लेकिन जो है दो व्यक्ति अलग हैं। चेयरमैन जो है इसके दूसरे थे और दूसरी कमेटी के और कुछ नाम था उनका, लेकिन दोनों ही मुदलियार हैं। बताइए समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है, तो चूँकि यहाँ ईयर दिया है उन्होंने, इसी वजह से ईयर मेंशन कर दिया है,
तो 1962 वाले जो है वो हेल्थ को लेकर के था कि देश के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, एग्जिस्टिंग कंडीशन कैसी है, उसके स्टेटस को जांचना, असेस करना और क्या क्या उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दी गई थी इस कमेटी के द्वारा। दूसरी जो कमेटी है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार कमेटी 1952 में बनी थी, ठीक है, वो यूजीसी कमेटी थी। पहला वाला मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following is the core beneficiary of अटल बायो अभ्युदय योजना? देखो दो स्कीम, एक तो आपका है अटल पेंशन स्कीम और दूसरा है ये वाला। क्या आंसर हो जाएगा? तो जो पहला स्कीम सेकंड वाला, हाँ, सीनियर सिटीजन, ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर, यूथ। तो सही है, सही, सीनियर सिटीजन विल बी राइट आंसर। और दोनों स्कीम में डिफरेंस क्या है अटल बायो अभ्युदय योजना और अटल पेंशन योजना में? तो ये जो अटल पेंशन योजना थी ये बेसिकली उन लोगों के लिए थी जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, वो सभी वर्कर जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, सो दैट कि जो स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं ओल्ड एज में इनकम सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए, उस इश्यू को एड्रेस करने के लिए अटल पेंशन स्कीम को लाया गया, ठीक है, स्पेशली इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो आपका अटल बायो अभ्युदय योजना है ये किसके लिए है? ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, मतलब जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या उससे ज़्यादा है और वो बीपीएल में आना चाहिए, बीपीएल कैटेगरी के अंदर, और साथ ही साथ और बाकी दूसरी स्कीम्स में वो बेनिफिट ना ले रहा हो। ऐसा ना हो कि बाकी की और भी स्कीम्स में उसका बेनिफिट हो। तो जो बीपीएल कैटेगरी में आ रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो सभी इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो ये स्कीम उसके लिए है। क्लियर? बोलिए। Question number 34. Which is the first country of world which take the CSR लेकर? इंडिया इज करेक्ट आंसर। CSR को लेकर के क्वेश्चन है, इस पर टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ट ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन प्रोविडेड है अंडर आर्टिकल 15। एंड 16 क्या है? बताइए, व्हाट इज आर्टिकल 16? वैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिजर्वेशंस फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन द एडमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो संस्थान होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज हैं, वहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो कौन सा आर्टिकल है? कितना परसेंट रिजर्वेशन? 10%, ठीक है। उन सभी संस्थानों में सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं या उनकी संस्थाएं होती हैं उनमें, एक्सेप्ट एक्सेप्शन भी है इसमें, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को छोड़ के, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनको छोड़ करके, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी के संस्थान है या जैसे फॉर एग्जांपल और भी है। कौन सी संस्था बताइए जिसको हम बोल सकते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट? तो वहाँ पर ये 10% रिजर्वेशन काम नहीं करेगा। कोई एग्जांपल दे सकता है? जैसे AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या और भी होंगे इंडिया में ऐसे। तो इस प्रकार की संस्थानों में ये आपका रिजर्वेशन काम नहीं करेगा, बाकी सभी संस्थानों में काम करेगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 6।
आर्टिकल 16 क्लॉज 4 किसके बारे में है? रिजर्विंग पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट फॉर दी बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास मतलब SC ST, उनके लिए संविधान में प्रोविज़न किया गया है कि जो है सरकारों को ऐसे प्रोविज़न बनाने चाहिए सो कुछ पोस्ट और कुछ अपॉइंटमेंट स्पेशली फॉर दी बैकवर्ड क्लास। बी विल बी राइट आंसर, करेक्ट है। सर क्वेश्चन नंबर 36, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 37, इंडिया डज नॉट हैव द नेशनल लॉ। भारत में राष्ट्रीय कानून नहीं है किसके लिए? ट्रांसजेंडर, रिफ्यूजी, इमिग्रेंट्स और चाइल्ड लेबर। ट्रांसजेंडर के लिए कौन सा एक्ट है? ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। इमिग्रेंट्स के लिए तो बहुत सारे हैं, फॉरेन एक्ट है 1946 का, सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसके अलावा पासपोर्ट एक्ट है 1967। चाइल्ड लेबर के लिए तो बहुत और भी एक्ट हैं आपके, चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट 1986, बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें भी प्रोविजन है कुछ तो 2015 वाला। तो इसके लिए कोई एक्ट नहीं है, इसके लिए सरकार अपने जो भी उसके लीगल प्रोविजन या लीगल मेजर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैं, उसके माध्यम से जो भी इशू होते हैं रिफ्यूजीज़ के उसको हैंडल करती है केस बाय केस। इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज द टर्म सी वॉक्स इम्प्लाई। ये आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है, किस लिए? कंप्लेन करने के लिए। किस प्रकार का कंप्लेन? जो भी वर्किंग वीमेन है किसी जगह पे काम करते हैं, किसी प्लेस में, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, तो अगर किसी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पर तो उसको लेकर के वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, एंड दैट इज द सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल। बॉक्स एक मिनट, ये नहीं, सी। क्वेश्चन नंबर 39, ग्राम सभा पंचायत हैज़ बीन defined in the Indian Constitution under which part? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9, जो आपका पार्ट 9 है उसमें मेंशन किया गया है, जो कि डील करता है पंचायत को लेकर के, कि उसके जो भी प्रोविज़न है पंचायत को लेकर के, कंपोजिशन कितनी है, पावर के फंक्शंस क्या क्या होंगे पंचायत के, वो सब प्रोविजंस में है पार्ट 9 के अंदर। अच्छा, पंचायत ग्राम सभा जो है किस आर्टिकल में मेंशन किया गया ग्राम सभा को लेकर के? एनीवन? आर्टिकल 243। 243 और आगे? क्या है 243? ए है कि बी है? बी है, ए है। 243 पढ़ना आपको समझ में आएगा ग्राम सभा के बारे में, कि उसके पास क्या क्या पावर हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, उन सबको लेकर के चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पार्ट ऑफ, किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है
कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं दे कैन हैव देयर वन स्कूल, वो अपनी खुद के स्कूल बना सकते हैं ताकि उनकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो ट्रेडिशंस है, उसको सिखाएं, पढ़ाएं बच्चों को और उसको प्रिजर्व करें, आगे बढ़ा सकते हैं फ्यूचर जनरेशन में। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल 29, ठीक है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है अधिकारों को कि किस प्रकार से जो माइनॉरिटी है वो ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं जिसके माध्यम से वो अपनी भाषा को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं और फर्दर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका 29 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। ये जो आर्टिकल लिखे हैं ना, ये सब याद करना है आपको, एग्जाम में कभी कभी आर्टिकल पूछ ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ, इसको लॉन्च किया गया 2018 में। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, तो कितने लाख तक का कवर प्रोवाइड करता है बताइए? 5 लाख। 5 लाख इंडिविजुअली, फैमिली? फैमिली। पर फैमिली। कहाँ पर? जो भी सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटल्स, केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बहुत बात कर रहे हैं कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू द हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी करेक्ट है। टू कवर लो इनकम अर्नर, बिल्कुल स्पेशली उन्हीं के लिए है कि जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई कॉस्ट, तो उनके लिए ये बनाया गया है। फोर्थ लिख रहा है कि द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंश्योरेंस, तो इज इट राइट? इज इट सोशल इंश्योरेंस? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस है। देखिए, सोशल इंश्योरेंस के लिए आपने बहुत सारी स्कीम्स देखी होंगी, जैसे बेरोजगारी के लिए या फिर डिसेबल्ड लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए सरकार की बहुत सारी सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स रहती हैं, ठीक है, वो बनाई जाती हैं। तो ये हमारा ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, तो ये भी सी मार्क कर सकते हैं। बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? बोलिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 42, सोशल रिफॉर्म कैन बी करेक्टराइज एज, कैसे उसको दर्शा सकते हैं हम समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म को? आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए 15 सेकंड में। किसी भी सामाजिक बुराई या सामाजिक समस्या के विरुद्ध में आंदोलन करना, बिल्कुल ठीक है। मौजूदा व्यवस्था को प्रतिबंधित करना या बदलाव करना, चेंज करना एग्जिस्टिंग सिस्टम का, और मौजूदा संरचना या प्रणाली को बनाए रखना, उसको मेंटेन करना। तो रिफॉर्म कहाँ हुआ? रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव करना, तो ये मेंटेन की बात कर रहे हैं, तो ये होगा नहीं। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, दैट कुड बी आल्सो। सामाजिक रिफॉर्म लाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी होना जरूरी है। तो ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा नहीं, तो सी वाला ऑप्शन हटा दीजिए। ये चलिए, वैसे भी आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई एक ऐसा ऑप्शन दे दिया इसकी जगह, तो आपको नहीं पता है, फिर भी आपको ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी है नहीं, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन सी जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। इन केस अगर आपको मान लीजिए से 2 स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये वाला ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है, तो ऐसे करके ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन कुछ नए आएंगे,
तो वहाँ पर ये मेथड आपको यूज़ करना है। 4 pillars of decent work promoted by the ILO. Employment creation, workers' right, trade unionism, social protection, social dialogue. रोजगार सृजन करना, तो ये आपका पहला पिलर है जो फोकस करता है किस प्रकार से बेहतर जॉब क्रिएट किया जा सके लोगों के लिए, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देना, या जो कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। वर्कर राइट्स, बिल्कुल वर्कर राइट भी ज़रूरी है, जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो कंसेप्ट है वो इसी का हिस्सा है, ठीक है। और जो एसोसिएशन हम बनाते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बात करने का अधिकार, फोर्स लेबर को रोका जा सके वो अधिकार, ठीक है। चाइल्ड लेबर वगैरह उसको खत्म हटाना, वो भी आपका वर्कर राइट के अंदर आ जाएगा। ट्रेड यूनिज्म, सोशल प्रोटेक्शन, मतलब सोशल सेफ्टी प्रोवाइड कराना जहाँ पर वर्कर काम कर रहे होते हैं वर्कर्स के लिए, और जो बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराना, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, ठीक है, पेंशन वगैरह प्रोवाइड कराना। तो सामाजिक आर्थिक जो वल्नरेबिलिटी हो सकती है लोगों को, उससे निजात पाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम होने चाहिए। सोशल डायलॉग, बताइए ये हो सकता है क्या? सोशल डायलॉग का मतलब है सामाजिक संवाद। संवाद किसके बीच में होगा? जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है, और गवर्नमेंट भी हो सकती है। त्रिपक्षीय निकाय हो जाएगा ये, इसको ट्राईपार्टाइट बोलते हैं, ठीक है। तो सोशल डायलॉग हो सकता है। देखिए ट्रेड यूनिज्म इसका हिस्सा नहीं है, जो आईएलओ ने बोला है, जो 4 पिलर इनके द्वारा दिए गए हैं, वो उसमें सी नहीं है, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। सो सी वाला हटा दीजिए। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Next question, 44. What are the key element of good governance of the voluntary organization? किसी भी voluntary organization के अंदर एक अच्छी सुशासन के एलिमेंट हैं। पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, और लास्ट वाला है रेप्लिकेबिलिटी, रेप्लिकेट कर पाना, मॉडल डेवलप कर पाना। प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो, किसी भी संस्था के अंदर अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको एज ए मॉडल हम यूज़ कर सकें, उसको अडॉप्ट कर पाएँ फॉर द लर्निंग और फॉर द फ्यूचर यूज, दैट इज़ कॉल्ड एज रेप्लिकेबिलिटी। क्या आंसर हो जाएगा? फोर्थ। देखिए पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है किसी भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। गुड गवर्नेंस का मतलब है कि जहाँ पर हमको एक्टिव पार्टिसिपेशन नज़र आए, सभी स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, सब कुछ उसमें होने चाहिए, सभी बेनिफिशियरी, जो भी स्टाफ है, वॉलंटियर जो कुछ भी होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट हो सकता है क्या, रेप्लिकेबिलिटी भी होगा। अब देखो ऑप्शन में ऐसे दिए है ना, आपको 4 ही चूज़ करना है, एक हटाना है कोई भी, तो आपको लग रहा है कि जो ऑप्शन हटाया जा सकता है उसको हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी चांसेस हैं हटने के, ठीक है। गुड गवर्नेंस में आपका साइंटिफिक अप्रोच भी आता है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको हटाना ही हटाना है, तो आप डी हटा सकते हैं, क्योंकि बाकी के तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं गुड गवर्नेंस के लिए। मैनेजमेंट साइंटिफिक अगर नहीं भी होगा, होना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं होगा तो भी आपका ये जो है एलिमेंट, इसको हम नहीं ले सकते, हटा सकते हैं। बाकी के इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रेप्लिकेबिलिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज तो साइंटिफिक एक मैनेजमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, अच्छा क्वेश्चन है ये, सोशल डार्विनिज्म को लेकर के है।
हु वर द एडवोकेट्स ऑफ सोशल डार्विनिज्म? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्टस कॉम्टे, डब्ल्यू.जी. सेमनर। क्या आंसर होगा? देखो, सोशल डार्विनिज्म का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्ल मार्क्स थे, ठीक है, तो उनका जो आइडिया था, उनकी जो थ्योरी थी, वो तो ऑफकोर्स इसका क्रिटिसिज्म ही करेगी ना सोशल डार्विनिज्म की, क्योंकि सोशल डार्विनिज्म का जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है? बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये डेवलप हुआ है डार्विन की थ्योरी से, ठीक है। क्या है डार्विन की थ्योरी, बताइए? थ्योरी ऑफ, बोलिए कोई। ऐसे कैसे चलेगा? इतने बार हम लोग डिस्कस किए हैं डार्विन की थ्योरी, हर्बर्ट स्पेंसर को, कार्ल मार्क्स को, अगस्टस कॉम्टे को। कोई बताएगा? क्या करें, आगे बढ़े? नहीं पता है तो फिर आई थिंक ये कुछ कुछ थ्योरी आपको पता रहना चाहिए, तो ये तो बहुत ही बेसिक है। अगर डार्विन की थ्योरी नहीं पता है आपको, हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी नहीं पता है, तो फिर बड़ा डिफिकल्ट होगा। एनीवन? अच्छा ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं पता है तो। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, किस प्रकार से स्पीसीज इवॉल्व करती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में? जो डार्विन का थ्योरी था वो सोशल डार्विनिज्म का कंसेप्ट है, किसके द्वारा दिया गया? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो जो एक कंसेप्ट था इनका डार्विन की थ्योरी का, कि जिस प्रकार से जो स्पीसीज हैं वो इवॉल्व होती हैं, ओके, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, अगर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करा पाते हैं, ठीक है, अगर वो नेचर के फेवर में है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी सीखो कर। नहीं, अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहाँ से आया, यही मैं पूछ रहा था कि थ्योरी जो डार्विन की थ्योरी है उसका नाम क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? जो नेचर के प्रति, जो हाँ नेचर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा वो सरवाइव कर जाएगा। हाँ, जो नेचर के प्रति अनुकूल होगा, नेचर के प्रति, नेचर के अनुसार रहेगा, वो सर्वाइव करेगा, वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा अपनी जो है स्पीसीज का जो भी जनरेशन है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब उनकी संख्या बढ़ सकती है और बाकी के एलिमिनेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि रेड बीटल का और ग्रीन बीटल, कि जो नेचर के प्रति अनुकूल है, जैसे ग्रीन बीटल है उनका कलर ग्रीन होता है, तो वो अपने आप को छुपा सकते हैं, ठीक है, और जो रेड बीटल हैं वो उनका कलर दिखता है तो उनको जो डिफरेंट आपके स्पीसीज हम खा सकते हैं, उनको ख़त्म कर देंगे खा के। तो जो ग्रीन बीटल हैं वो अपने आप को बचा पाएंगे क्योंकि नेचर के प्रति अनुकूल है, वो अपने जैसे घास है या पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो ग्रीन होती हैं, तो वो अपने आप को छुपा सकते हैं, तो छुपाएंगे तो बचे रहेंगे, तो वो रीजनरेट कर सकते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे और ज़्यादा पॉपुलेशन की बढ़ती जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो नेचर के प्रति ज़्यादा अनुकूल होंगे वो अपने आप को सर्वाइव करा पाएंगे और वो आगे बढ़ सकते हैं, वो रीजनरेट कर सकते हैं अपने आप को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है इन्होंने ले लिया हर्बर्ट स्पेंसर ने, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से स्पीसीज इवॉल्व होती है ना, उसी प्रकार से हमारी सोसाइटी जो है, सोसाइटी इवॉल्व होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और जो सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो इसी कंसेप्ट में उन्होंने बोला है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो भी इंडिविजुअल्स फिट हैं, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, ओके, रिच हैं, वो अपने आप को सर्वाइव करा पाएंगे, और बाकी जो लेज़ी हैं, जो पुअर हैं, जो अनफिट है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। इसको बोलते हैं सोशल डार्विनिज्म। समझ में आ रहा है? तो जो सोसाइटी है, मोस्ट फिट सोसाइटी विल बी सर्वाइव, और जो वीक सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और वहाँ पर जो इंडिविजुअल्स पीपल हैं, जैसे कि आगे अगर हम बात करें डब्ल्यू.जी. सेमनर की, इनके द्वारा बोला जा रहा है, इनकी जो थ्योरी है इसको
कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एडवोकेट करते हैं सोशल डार्विनिज्म को। ठीक है, इनका मानना है कि समाज के अंदर जो सामाजिक और आर्थिक इनक्वालिटी है ना, वो सही है, वो सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, वो एक नेचुरल सिलेक्शन है। इन्होंने बोला कि जो भी इंडिविजुअल्स जो मेहनती होंगे, जो टैलेंटेड होंगे, जो वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, वो सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करेंगे, वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो प्रॉस्परस रहेंगे। जो अपने आप को फिट कर सकते हैं या सोसाइटी के अनुसार रह सकते हैं, वो अपने आप को सक्सेसफुल करा सकते हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करते हैं। और जो व्यक्ति या जो ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि अनफिट हैं या जो रिच नहीं है या गरीब है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाएंगे और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर जाएंगे। तो ये दोनों का जो कंसेप्ट है ये एक ही प्रकार का है। मतलब ये जो WG समनर हैं वो एडवोकेट करते हैं सोशल डार्विनिज्म को, इसको एडवोकेट कर रहे हैं, जबकि कार्ल मार्क्स इसके अगेंस्ट में है क्योंकि इनकी थ्योरी ये डिफरेंट है। ठीक है, वो सोशल डार्विनिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनका मानना है कि जो समाज के अंदर इनक्वालिटी है, आर्थिक सोसाइटी को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनक्वालिटी का कारण बताया। तो ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा नहीं, केवल हर्बर्ट स्पेंसर और WG समनर होंगे। क्लियर है? यस सर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। थोड़ा पढ़ लेना, आप लोग पढ़ नहीं रहे, ये बहुत ही बेसिक थ्योरी थी और अगर आपको नहीं पता है तो फिर एग्ज़ाम में आ जाएगा क्वेश्चन, कैसे करोगे? ये जो सोशल डार्विनिज्म का कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46, फैमिली थेरेपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ थेरेपेटिक अप्रोच दैट इंक्लूड री एजुकेटिव सेशन। री एजुकेटिव सेशन का मतलब होता है कि फैमिली को काउंसलिंग देना, फैमिली को पढ़ाना, बताना कि हम किस प्रकार से नए तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराना तरीका था इंटरेक्ट करने का उसकी वजह से तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसी वजह से फैमिली थेरेपी चाहिए। तो हम नया तरीका बताएंगे एज ए सोशल वर्कर आप इन थ्रू दी थेरेपी कि किस प्रकार से हम बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं एक नए तरीके से। ठीक है, जिसको बोलते हैं री एजुकेटिव सेशन। दूसरा इंडिविजुअल काउंसलिंग, तो फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, ओके, उनके बीच उनको सभी को इंडिविजुअल काउंसलिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका फैमिली एंड कपल काउंसलिंग, तो वो तो ऑफकोर्स एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ग्रुप थेरेपी भी हो सकती है, फैमिली इज ऑल्सो ग्रुप। लास्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो ये आपका, अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, अगेन वही बात आ गई, क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर आप देखेंगे इंडिविजुअल काउंसलिंग है और CBT जो है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा, क्योंकि CBT का फोकस क्या होता है कि जहाँ पर हम इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं कि उसके जो भी नेगेटिव थॉट है, थॉट पैटर्न है, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नेगेटिव बिहेवियर है, उसमें हम कैसे बदलाव करें, उसको कैसे हम मॉडिफाई करें, चेंज करें, वो CBT काम करता है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये थोड़ा अलग है, ये थेरेपी अलग है, बाकी फोकस फैमिली थेरेपी में चारों आ जाएंगे, तो मार्क कर सकते हो। अगर 5 ऑप्शन होते तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ये वैसे गलत नहीं है। अप्रोच है, अप्रोच तो यूज हो सकती है थेरेपी के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी थेरेपी जब यूज़ करते हैं मल्टीपल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो CBT चूँकि इन ऑप्शन में डिफरेंट है, तो आप ये ABCD मार्क कर लीजिए। ओके, अगर 5 ऑप्शन होते तो उसको ही मार्क कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा जो इकोसिस्टम मॉडल दिया गया है, जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल रिंग, ये आपका माइक्रो सिस्टम होगा। माइक्रो सिस्टम मतलब डायरेक्ट इंटरवेंशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन, जैसे कि फैमिली है। ठीक है, इमीडिएट सेटिंग में जो होते हैं माइक्रो सेटिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिफरेंट एनवायरमेंटल लेयर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, किसी बच्चे का जो विकास है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर लिख रहे हैं डिफरेंट एनवायरमेंट लेयर में, ये 5 लेयर मैंने बनाई है यहाँ पर। पहली लेयर है माइक्रो लेयर, माइक्रो सिस्टम की, जो कि फैमिली। ठीक है, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो बनता है वो माइक्रो सेटिंग में बनता है। दूसरा होता है आपका मीजो,
मीजो का मतलब क्या है कि जो मल्टीपल माइक्रो सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर जो मल्टीपल उनके बीच में रिलेशन, ठीक है, जैसे कि चाइल्ड है तो पेरेंट आपका एक माइक्रो सिस्टम हो गया, टीचर एक माइक्रो सिस्टम हो गया। अब इन दोनों के बीच में लिंक, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। तीसरा होता है मेजो। मेजो का मतलब क्या है? अच्छा मेजो हो गया क्या? दूसरा क्या लिखा था मैंने? माइक्रो मेजो हो गया। एक्सो, एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम कहाँ पर होता है बताइए? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के जो है फादर आर्मी में जॉब करते हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो बच्चे को जो है इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा या इम्पैक्ट करेगा, चेंज करेगा उसकी पर्सनालिटी को, ठीक है, वो उसको बोल सकते हैं। या पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं एक्सो सिस्टम। नेक्स्ट है आपका मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम ये थोड़ा ब्रॉडर है, जैसे कल्चर है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटल एस्पेक्ट है, ओके। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट हो गया, जैसे एक बच्चे का जन्म किसी स्लम एरिया में बस्ती में हुआ है और किसी और दूसरे का बच्चे का जन्म किसी अच्छे घर में हो जहाँ पर अमीर लोग हैं, रिच हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सोशियो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर होंगे वो भी कहीं ना कहीं उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इम्पैक्ट करेंगे बच्चे के, ठीक है। मैं जो आ जाएगा मैक्रो में। लास्ट है आपका क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम कैसा होता है? क्रोनो सिस्टम होता है टाइम रिलेटिव, ठीक है। यहाँ पर हमारा टाइम पर ज़्यादा फोकस होता है कि जो ट्रांजिशन हो रहा होता है उस समय में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उसका जो अनुभव होता है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है बच्चे की पर्सनालिटी पे या डेवलपमेंट पे। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट या वार हो गया देश के अंदर, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट करेगा। जैसे कोविड-19, तो कोविड-19 अपने आप में एक हमारा क्रोनो सिस्टम के अंदर आ जाएगा, ओके। तो ऐसे बच्चे जो कि पेंडेमिक टाइम में जो है ग्रो हुए हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका इफेक्ट है, वो दिखाई देगा। या अभी प्रेजेंट टाइम स्पेशली पिछले 4-5 साल में जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है कम्युनिकेशन सेक्टर में, ओके, तो वो जो ट्रांजिशन हुआ है इस टाइम पे, जो ग्रोथ हो रही है, जो ग्रोथ होगी, वो दिखाई देगी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक बच्चे के, ठीक है। वो टाइम फ्रेम बोल सकते हैं, टाइम रिलेटिव जो बदलाव आता है, चेंज आता है, वो भी इम्पैक्ट करता है। क्लियर? बोलिए Yes. क्या आंसर होगा? मेगा सिस्टम कुछ होता नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन हटा दीजिए। देखो इस आप अगर आप देखेंगे ना इस क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत सारे मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि एक ऑप्शन उन्होंने ऐसा दे दिया कि जो कि गलत है, और ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि अगर आप देखोगे पैटर्न सभी क्वेश्चन का ऐसी ऐसी की प्रकार का है कि जहाँ पर आसानी से आप लगा सकते हो। अगर आपको पता है कि मेगा सिस्टम नहीं है तो ये बाकी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न भी समझना है। एक क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पर जो उन्होंने बोला था क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, तो ज़्यादातर क्वेश्चन के क्रोनोलॉजी सेट ऑलरेडी था, ABCD ही था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी प्रकार के थे। तो ये भी आपको थोड़ा पैटर्न समझना होगा एग्जाम के अंदर, कभी कभी थोड़ा सा खेल जाते हैं वो लोग। तो आप देख रहे हैं इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं जहाँ पर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने से आसानी से बाकी का ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48। मैंने जब पेपर दिया था उस टाइम पे 2 क्वेश्चन आए हुए थे SDG को लेकर के। एक क्वेश्चन था, दूसरा था, और एक क्वेश्चन जो शुरुआत में दिया हुआ था, एक क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ था, और जो लास्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर था वो पहले वाले क्वेश्चन में था। तो जिसने दोनों क्वेश्चन पढ़े होंगे वो आंसर लगा दिया होगा उसने दोनों। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं बहुत सारे। कोविड-19 कलेक्टिव बिहेवियर, मस्ट हिस्टीरिया, पैनिक, कलेक्टिव माइंड, क्या आंसर होगा? 48 का आंसर दीजिए जल्दी से।
कलेक्टिव बिहेवियर तो होगा ही होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ आकर के, मतलब जैसे क्राउड का बिहेवियर है वो कलेक्टिव बिहेवियर कहलाता है। क्राउड, पेंडेमिक टाइम पे क्या हो रहा था कि शहरों से जो है स्पेशली वर्कर तो थे वो गांव में या बोल सकते हैं विलेज की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, मास मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो वो कलेक्टिव बिहेवियर क्राउड बिहेवियर कहलाता है। मास हिस्टीरिया का मतलब क्या होता है? एक डर, एक फियर, ठीक है, एंजाइटी ट्रिगर होती है, उसको बोलते हैं हिस्टीरिया। मास हिस्टीरिया मतलब बड़े लेवल पे, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल ज़्यादा लोग होंगे, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे फियर का, डर का, इस प्रकार का तो वो हमारा आएगा मास हिस्टीरिया में। तो ये सही बात है, ऐसा उस टाइम पे लोग फेस कर रहे थे या ऐसा महसूस कर रहे थे, हो भी रहा था, तो उसको मास हिस्टीरिया बोल सकते हैं। पैनिक का मतलब क्या होगा? पैनिक मतलब ये होता है इंटेंस फियर, एंजाइटी होना किसी भी चीज़ को लेकर के, तो पैनिक कहलाता है। दहशत, हिंदी में ज़्यादा सही लिखा है दहशत होना। ठीक है, कलेक्टिव माइंड भी हो जाएगा। क्या आंसर होगा करेक्ट? बी। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रुप डायनेमिक्स कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग डोमेन: कम्युनिकेशन प्रोसेस, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, सोशल इंटीग्रेशन, पावर एंड कंट्रोल। जल्दी से आंसर दीजिए। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो आसानी से आंसर लगा सकते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब होता है ग्रुप के अंदर जो गतिशीलता है उसको देखना। एक ग्रुप बना हुआ है, उसके बीच में कैसा इंटरेक्शन है, कैसा कम्युनिकेशन है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, वो सभी उसको जानना, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना ही ग्रुप डायनेमिक्स होती है। ओके, तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप के अंदर किस प्रकार का है वो दर्शाता है ग्रुप का कोहेसिवनेस। अगर ज़्यादा कम्युनिकेशन है, डिग्री ज़्यादा है, हाई डिग्री हो कम्युनिकेशन की, तो कोहेसिवनेस ज़्यादा होगी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्पीडली होगा, पहला करेक्ट है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का मतलब होता है कि एक काइंड ऑफ इमोशंस बोल सकते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग जो बनती है, रिलेशनशिप जो बिल्डअप होते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी ग्रुप की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है। तो अगर ग्रुप के अंदर बेहतर रिश्ते होंगे, बेहतर बॉन्डिंग होगी, तो उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। सोशल इंटीग्रेशन हो गया इसी में, यूनिटी और इंक्लूसिविटी। पावर एंड कंट्रोल मतलब होता है ग्रुप के अंदर लीडरशिप भी होगी, अथॉरिटी भी होगी। ओके, ये सभी आपके पावर एंड कंट्रोल में आएगा, तो सभी ज़रूरी है। क्लियर? बोलिए। यस सर। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। ये आपका कहाँ से क्वेश्चन है? ये आपका है यूनिट 5 से। कॉन्टीजेंसी क्वेश्चन, मैट्रिक्स क्वेश्चन, डबल बैरल क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन से क्वेश्चन का टाइप है जो कि जिसका रिजल्ट कैन बी मिसलीडिंग और इनअप्रोप्रिएट आंसर। मिसलीडिंग हो सकता है या गलत आंसर हो सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस में? कंटीजेंसी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जब एक दो क्वेश्चन साथ में हो, ठीक है। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है तो डिपेंड करेगा पहले क्वेश्चन का आंसर हमने क्या दिया। ओके, दैट डिपेंड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आंसर दिया, उसके आधार पर क्वेश्चन 2 का आंसर देना है। ठीक है, जैसे मान लिया आपसे बोल दूँ मैं कि आपके पास बाइक है, डू यू हैव कार, तो आप क्या बोलोगे? यस या नो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है क्लोज एंडेड, आपको हाँ या ना जवाब दे रहा है, तो या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो फिर हम अगर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दें कि कौन सी कंपनी की कार है, तो फिर आप आंसर दोगे। अगर यस है देन यू गिव द आंसर। तो जो क्वेश्चन सेकंड है उसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। दैट डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। इसको बोलते हैं कंटीजेंसी क्वेश्चन। ओके, दूसरा है यहाँ पर मैट्रिक्स
मैट्रिक्स क्वेश्चन, मैट्रिक्स क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? एनीवन? जो मैं बात कर रहा था अभी, आपने एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे हेलो इफेक्ट वाले क्वेश्चन ना, वहाँ पर जनरली ऐसे ही होता है कि जहाँ पर हम मल्टीपल आइटम को इस रेट कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर रेटिंग मल्टीपल आइटम एट अ सेम स्केल। जैसे मान लीजिए आपने लिकट स्केल यूज़ किया हुआ है और 3 पॉइंट ले लिया, 3 पॉइंट स्केल या 5 पॉइंट स्केल ले लिया, ठीक है। डिससेटिस्फाई, सेटिस्फाई, और भी एक कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इस प्रकार का कोई भी, जिसमें आपका कोई भी एक लिकट स्केल ले लीजिए और आपको वहाँ पर रेट करना है, ठीक है। वो आपका आएगा मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर। और इसमें क्वेश्चन मल्टीपल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हाउ यू सेटिस्फाई विद द सर्विस ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, अगर आपने मान लीजिए कुछ कपड़े खरीदे हैं किसी कंपनी से, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, कस्टमर सर्विस कैसी थी वहाँ की, ओके। अगर आपने ऑनलाइन परचेज़ किया है तो डिलीवरी कैसी रही है। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन हो रहे हैं एक साथ ही और आपको उसको मार्क करना है, ओके। तो ये कहलाता है हमारा मल्टीपल आइटम को रेट करना, मैट्रिक्स क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है ना कि आप कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं तो वो एक मैसेज आता है आपको रेटिंग करने के लिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं उसमें। नेक्स्ट है डबल बैरल। डबल बैरल का मतलब जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बना होता है, मतलब दो क्वेश्चन उन्होंने साथ में दे दिए। जैसे कि मैं मान आपसे बोल दूँ कि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के जो है हवा पानी साफ़ सुथरा है कि नहीं है। डू यू थिंक द सिटी इज़ क्लीन एंड सेफ़? क्या शहर जो है आपका क्लीन और सेफ़ है? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दे दिए। हो सकता है कि आपको पता हो कि सिटी क्लीन तो है लेकिन सेफ़ नहीं है। अब इसमें क्या हो, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, क्योंकि जो रेस्पोंडेंट है हो सकता है कि उसके डिफरेंट व्यू हो एक ही क्वेश्चन के अंदर। हो सकता है कि सिटी सेफ़ हो, क्लीन ना हो, या हो सकता है सिटी जो है क्लीन हो, सेफ़ ना हो। तो जहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है, जहाँ पर आंसर देना रेस्पोंडेंट को, क्योंकि उसके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं सेफ्टी को लेकर के, क्लीननेस को लेकर के, तो इसको हम बोलते हैं डबल बैरल क्वेश्चन। लास्ट है आपका लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे रहे होते हैं, या आप इस प्रकार से क्वेश्चन बना रहे होते हैं कि आपको ज़्यादा स्कोप होता नहीं है सोचने का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू एग्री दैट द सर्विस ऑफ योर एनजीओ इज़ एक्सीलेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी हम इसमें मेंशन कर दिए हैं कि क्या आप एग्री करते हैं कि जो सर्विस है एनजीओ की वो बहुत ही एक्सीलेंट है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप हाँ ही बोलने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन गाइड कर रहा है एक रेस्पोंडेंट को आपको एक पर्टिकुलर तरीके से आंसर देने के लिए, आपको सजेशन ऑलरेडी दे रहा है वो कि द सर्विस ऑफ एनजीओ इज एक्सीलेंट। सो आपको क्या लगता है? तो इसमें क्या होता है, बायसनेस रहती है, क्योंकि आपको जो रेस्पोंडेंट होगा वो कहीं ना कहीं इस पर हाँ ही बोलने वाला है, एक पॉजिटिव रिस्पांस देने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? यस सर। तो आंसर क्या होगा फिर? ए सी डी, ऑप्शन सी सर। देखो डी तो होगा ही होगा, क्योंकि ये तो मिसलीडिंग क्वेश्चन है। डबल बैरल क्वेश्चन मैंने बता ही दिए है। डबल बैरल मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हो सकता है कि एक व्यक्ति के दो क्वेश्चन जो एक ही साथ ऐड कर दिए हैं उस पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उसके तो डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही साथ दे दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो लीडिंग कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होगा या मिस अप्रोप्रिएट आंसर आ सकता है, इन दोनों का आ सकता है, ठीक है। अब चूँकि कंटीजेंसी क्वेश्चन में होता क्या है कि क्वेश्चन दो होते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ तो है कि पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि डू यू हैव बाइक, ठीक है। तो आप या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो इसमें कन्फ्यूजन है नहीं आपको। जब दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, अगर यस देन कौन सी कंपनी की कार है, तो आप आंसर दे पाओगे। तो इसमें जो है मिसलीडिंग या बोल सकते हैं इनअप्रोप्रिएट आंसर आने के चांसेस कम है, ठीक है। ये तो होगा नहीं इसलिए। और मैट्रिक्स क्वेश्चन भी इसी प्रकार का होता है, इसमें चांसेस होते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें बाकी दो से तो कम होगा। तो बी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं एक साथ में, मतलब
लेस मिसलीडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर रेट करना है आपको मल्टीपल आइटम पे। स्केल सेम होगा, इसको थोड़ा समझ लीजिए। स्केल सेम होगा, जो मैंने बताया था कि आप मान लीजिए लिकट स्केल ले रहे हैं तो स्केल एक ही होगा। हाँ एक मिनट सर, मैट्रिक क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कि मैट्रिक क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर होते हैं ना, रेटिंग और भी बहुत सारे चीज। तो कभी कभी हम लोग सोच के भी, मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट को ही जाते हैं तो एक चीज अच्छा लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका रिव्यू दे देते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कि उसमें हाँ, देखो आप उसको रिव्यू दे, सही ना हो। बिल्कुल आप उसको रिव्यू दे सकते हैं, जो मैंने बताया था कि मतलब उसी प्रकार के ही टाइप पर क्वेश्चन। हाँ, दो टाइप में आपने हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप टाइम दे करके सोचेंगे तो फिर आप अपने हिसाब से सही आंसर दे सकते हैं, है ना। जो उसका रिजल्ट होगा, जो आंसर हो सकता है वो मिसलीडिंग नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं कि मिसलीड कर दे। अब अगर आप सोचे ही ना, आपको पहले पॉजिटिव परसेप्शन बना के रखा हुआ है तो आंसर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो मिसलीडिंग नहीं है ना। क्वेश्चन की वजह से आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो आपका डबल बैरल क्वेश्चन है और लीडिंग क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी जैसे, ये तो ऑलरेडी इसमें एक परसेप्शन दिया रहता है ऑलरेडी कि आपको किस तरह की सोचना है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और डबल बैरल में क्या होता है कि दो क्वेश्चन एक साथ रहते हैं तो वो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इन दोनों में कम जो है चांसेस होते हैं मिसलीडिंग आंसर के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप पहला वाला करेक्ट कर लीजिए। कौन सा लिखा है, कैन बी रिजल्ट इन ना। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए 50 क्वेश्चन, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर टू ऑल। यस सर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बोलना था आप लोगों को कि जो इसमें करंट अफेयर के पीडीएफ भेजा हुआ है, दो करंट अफेयर की पीडीएफ होगी, प्लीज़ उसको आप डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट करा लेना। और साथ साथ जो किसी ने क्वेश्चन और भेजा हुआ था, अच्छा हाँ एक चीज़ और, देखिए जिन लोगों का जो है कोर्स का वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है, अब चूँकि एग्ज़ाम हमारा जनवरी में हो रहा है ना, तो वैसे तो जून से लेकर दिसंबर तक बैच चलता है, तो ऑटोमेटिक 6 मंथ में जो है वैलिडिटी एक्सपायर कर जाएगी। मतलब उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों में सोचना कि मैंने उसको हटा दिया है, वो ऑटोमेटिक 6 मंथ के बाद वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। इसी वजह से आपका वहाँ से नहीं दिख रहा वो कोर्स। तो आप लोग मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे विद द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। केवल मैसेज मत करना कि सर मेरा वैलिडिटी एक्सपायर हो गया, आप नंबर भेजेंगे तब तो चेक कर पाऊँगा मैं। तो आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भेज देना, तो मैं एग्ज़ाम डेट तक उसको बढ़ा दूँगा, तो आपका कोर्स कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो जिन लोगों का ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों का कोर्स का वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है या नहीं दिख रहा है, तो आप लोग मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करना व्हाट्सएप पे विद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, उसको मैं एक्सटेंड कर दूँगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या था, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग ये करंट अफेयर डाउनलोड कर लेना, इनको पढ़ना है। और हाँ एक चीज़ और, कोई बहुत पूछ रहा था कि जो वीडियो डाला आपने यूट्यूब पर कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हर एक यूनिट के, देखिए वो सभी टॉपिक आपके रिवीजन नोट्स में है। ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। रिवीजन नोट्स आपके दिए हैं ना, यूनिट 1 से 5 तक और 6 से 10 तक, जो फाइनल रिवीजन नोट्स हैं उसमें सब कुछ है। तो ये सब आप प्रिंट आउट करा सकते हो या आप सिंपल आप डाउनलोड करके मोबाइल में या कहीं भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये 3 मैसेज। अब जो लोग भी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप लोगों के लिए भी मैसेज है। तो प्लीज़ अगर आपका किसी का भी वैलिडिटी एक्सपायर हो रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा टिल एग्ज़ाम डेट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। गुड नाइट टू ऑल। यस सर। Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सो मच एवरीवन।